अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुकाबिल तेमीम किस्त नंबर 10। थोड़ी सी स्टोरी मैं इसकी बताती चलूँ कि सनम जो थी वो चूँकि कैद में आ गई थी तैमूर के, तो उसने उसको फिर सनम को आज़ाद करवा दिया गया था। तैमूर की माँ ने उसको ब्लैकमेल किया जिसकी वजह से वो आज़ाद हो गई। फिर उसने बदले के तौर पर सलमान ख़ान के पास गया और सनम से निकाह के लिए कहा। वो लोग मान गए। अब निकाह के बाद वो उसको लेकर अपनी हवेली आया ताकि चंद चीज़ें उठा सकें, और उस दौरान में उसको जो उसकी मंगेतर थी, साबका मंगेतर, उसके साथ झगड़ा हो रहा है, तो वो उस पर ज़रा नाराज़ हुआ है। तो उससे अब आगे की तरफ चलते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जनाब। सब अपनी जगह हैरत का मुजस्मा बने खड़े थे, यहाँ तक कि सनम को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही तैमूर ख़ान है जो इसकी जान का प्यासा था। क्या ये सच में बदल गया? दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। दिल था कि मानना चाह रहा था कि तैमूर ख़ान बदल गया, लेकिन दिमाग इसका साथ नहीं दे रहा था। और सनम हमेशा से अपने दिल की बजाय दिमाग की सुनती थी। तैमूर की हवेली छोड़ जाने पर शहनाज ने बहुत वावेला मचाया, उसे वापस आने का कहा, लेकिन तैमूर ने किसी की भी ना सुनी और सनम को लेकर हवेली से निकल गया। अब गाड़ी शहर के रास्ते पर फराटे भर रही थी। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर को उसने वहीं हवेली में छोड़ दिया था। रात के 12 बजने वाले थे। उसने पास बैठी सनम से पूछा, भूख लगी है तुम्हें? सनम ने आहिस्तगी से सर इस बात में हिलाया, जिस पर वो मुस्कुराया। ओके। तैमूर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के पास रोकी और सनम को लेकर वो खाना खाने रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। खाना उसने सनम की पसंद का ऑर्डर करवाया था। खाना आ चुका था। जो वो खाना शुरू करो। तैमूर ने उसे खाना खाने का कहा, जिस पर वो खामोशी से खाना खाने लगी। उसे यूं छोटे लुकमे लेते देखकर तैमूर ने डांटा, इतने छोटे नवालों से तुम्हारा पेट कहाँ भरेगा? चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। तैमूर ने नवाला बनाया और उसकी जानिब बढ़ाया। लो, ये खाओ इसे। सनम युक्तक उसे देखेगी जो नवाला पकड़े उसे ही देख कर रहा था, मुस्कुराकर। मुझे यूं देखने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर देखना ही है तो पहले खाना खा लो, फिर घर जाकर आसानी से इत्मीनान से देख लेना। कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारा ही हूँ। इसके यूं कहने पर वो सनम शर्मिंदा होती उसके हाथ में पकड़ा नवाला मुंह में डाल दिया। उसे यूं शर्म से लाल होते देखकर तैमूर की मुस्कुराहट गहरी हुई। तैमूर को नवाला बनाते देखकर सनम बोल पड़ी, मैं खुद खा लूंगी, तुम अपना खाना खाओ। ठीक है। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और फिर से रवाना हो गए। काफ़ी देर तक सफ़र करने की वजह से वो काफ़ी थक गई थी। बार बार आंखें नींद की वजह से बंद हो रही थी। और कितना दूर है? नींद से डूबी आवाज़ में सनम बोली, बस 10-15 मिनट। वहाँ पर पहुँचने में इतना ही वक्त लगेगा। 15 मिनट बाद गाड़ी एक घर में दाखिल हुई। वो दोनों गाड़ी से उतरे। तैमूर डिग्गी से सामान बाहर निकाल रहा था और सनम इस घर को देख रही थी। घर हवेली जितना बड़ा तो ना था, लेकिन बहुत शानदार था। इसमें हर आसाइश मौजूद थी। चलो अंदर चलो। सनम अंदर की तरफ बढ़ गई और तैमूर खान भी सूटकेस उठाए उसके पीछे चला आया। एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए। तैमूर सूटकेस बेड पर फेंकते हुए बोला, तुम बैठो, मैं बस अभी आया। वो कहकर तैमूर कमरे से निकल गया। सनम अब कमरे को देख रही थी। कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। यहाँ रखी एक चीज़ में नफासत झलक रही थी। वो दिल ही दिल में तैमूर की पसंद की दाद दिए बगैर न रह सकी। उसे ये कमरा पसंद आया था। वो बेड पर बैठी सोच रही थी कि क्या अब वो यहाँ तैमूर खान के साथ अकेली रहेगी? ये सब क्या हो रहा है? वो खुद हैरान थी कि आखिर तैमूर खान को अचानक हो क्या गया है? वो इतना कैसे बदल गया? क्या वो सच में इससे प्यार करने लगा है? जैसा कि अनम उसे बता रही थी, ये सोचते ही इसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। वो अपने दिल पर हाथ रखे अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जितना वो देख चुकी थी अब उससे आगे आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगा था कि शायद अनम सच कह रही थी। लेकिन फिर भी वो तैमूर खान जैसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इससे भी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद तैमूर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सनम को बेड पर पाया। तैमूर ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक किया और चलता हुआ सनम खान के सामने बेड पर आकर बैठ गया। सनम ने सर उठाकर अपने सामने बैठे तैमूर को देखा, जो उसे ही देख रहा था पूरी दिलचस्पी के साथ। इसकी इन्हीं निगाहों से घबराकर वो यूं ही कमरे में इधर उधर निगाहें घुमाने लगी। इसकी हरकत पर तैमूर की मुस्कुराहट गहरी हुई। गहरी सांस लेकर उसने बोलने के लिए अपने लब खोले। मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब ड्रामा ही लग रहा होगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश भी नहीं करूँगा कि मैं ये सब को क्यों और किस लिए कर रहा हूँ। तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो। हमारा निकाह हो चुका है और अब तुम मेरी कानूनी और शरई बीवी हो। ये सब बताने का क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो चुका। तैमूर मुस्कुरा कर बोला,
मैं तुम्हारे इस तल्ख़ रवैये को समझ सकता हूँ। तो तुम अब भी मुझसे यकीनन नफ़रत करती होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जो करना था तुमने कर लिया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा। मैं जानता हूँ कि तुमसे मेरी शादी की ख्वाहिश ने तुम्हें ज़रूर शौक में डाला होगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी और तुमसे शादी करना और तुम्हें अपनी बीवी बनाना मेरे लिए नागुज़ीर बन गया था। वैसे तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? मैं ही कब से बोले जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। जैसे पहले बोलती थी, पटर पटर। ये कहकर तैमूर हंस दिया। सनम हैरत से उसे देखने लगी जो हंस रहा था, न जाने किस बात पर। इसके माथे पर शिकनी पड़ी। चलो बहुत बातें हुई। तैमूर अपने घुटनों पर हाथ मारते हुए बोला, अब दुल्हन की मुँह दिखाई का वक्त हुआ चाहता है। तुम नई नवेली दुल्हन हो तो मुँह दिखाई का तोहफा तो बनता है ना। और मैंने तुम्हारे लिए मुँह दिखाई का एक बहुत ही मुनफरिद तोहफा पसंद किया। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ये तोहफा ज़रूर पसंद आएगा। आज तक किसी दुल्हन ने अपनी दुल्हन को ऐसा तोहफा नहीं दिया होगा। सनम खान ने तैमूर को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसने अपना सीधा हाथ अपनी जेब की पॉकेट में डाला। सनम की निगाह इसके हाथ के बाहर निकलने का मुंतज़िर थी, जब भी तैमूर खान ने उल्टे हाथ का थप्पड़ सनम खान के गाल पर आन पड़ा। वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपना तवाज़न बरकरार न रख पाती, बेसुध बेड पर औंधे मुँह जा गिरी। ख्वाबों और खुशफहमियों का महल यकदम ज़मीन बोस हुआ था। इसकी समातों से तैमूर खान का कहकहा टकराया। सनम हैरत और बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे सीधी हुई अब वो लहू छलकाती आंखों से सामने बैठे कहकहा लगाते तैमूर को देख रही थी, क्योंकि वो सब समझ चुकी थी। तो सरदार की बेटी सनम जमान खान, कैसा लगा मेरा तोहफा मुंह दिखाई का? मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मुनफरिद तोहफा तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। सनम गाल पर हाथ रखे उसे नफरत से देख रही थी, जैसे वो अपनी निगाहों में उसे मार डालेगी। उसे यूं गुस्से से खुद को देखता पाकर तैमूर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, ऐसे मत देखो यार, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। मैं जानती थी कि तुम जैसे अड़ियल इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। तुमने अपने बदले के लिए निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को इस्तेमाल किया। मुझे तुमसे ऐसी ही किसी चीप हरकत की तवक्को थी। तैमूर होंठ लटका कर बोला, ओह अच्छा, वैसे अभी तुमने इस इंसान की चीप हरकतें देखी ही कहाँ हैं? ये तो बस एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। बहुत सताया तुमने मुझे सनम जमान खान। एक एक करके बदले लूंगा मैं तुमसे। यह भी बस शुरुआत है, आगे देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम पर तुम्हारी ज़िंदगी में तंग कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम मुझसे माफ़ी की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। इसकी बात सुनकर सनम तंजिया बोली, क्या कहा? माफ़ी की भीख? ये सोच है तुम्हारी कि सनम जमान खान तुमसे माफ़ी की भीख मांगेगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जिसकी मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़े। मुझसे ऐसी तवक्को हरगिज़ भी मत रखना मिस्टर तैमूर खान। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ कि ज़रा सी आजमाइश पर टूट कर बिखर जाऊँ। मैं बहुत मजबूत असाब की मालूम हूँ। इतना तो तुम मुझे इन 4-5 दिनों में अच्छी तरह से जान चुके होगे, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तुमने मेरी सफाकियत देखी ही कहाँ है। उस दिन तो तुम्हें मोरे ने बचा दिया था मेरी गज़ब से, लेकिन यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए तो मैं अपने प्लान के मुताबिक तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि मैं तुमसे अपने ही पुराने हिसाब चुकता करूँ और कोई तुम्हें मुझसे बचाने वाला ना हो। ये सारा गेम प्लान मैंने बहुत सोच समझ कर तरतीब दिया है। मेरे साथ बुराई करके मुझे नुकसान और तकलीफ पहुंचाकर तुमने मुझसे अच्छाई की उम्मीद भी कैसे रखी? तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने यह सारा प्लान बनाया। वैसे कैसे लगा तुम्हें मेरा ये प्लान? सनम जहरखंत लहजे में बोली, बिल्कुल तुम्हारी तरह चीप और घटिया। वैसे सच बताऊं तो मुझे तुम पर शुरू से ही एक टके का भी भरोसा नहीं था। मैं जानती थी कि तुम जैसा इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। उसे पाइप के साथ जितना ही सीधा करने की कोशिश क्यों ना करो। मैं तुम्हें उसी वक्त ही पहचान गई थी जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ओह अच्छा, तो फिर तुमने ये सब होने से रोका क्यों नहीं? जब तुम्हें पता था कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, तो तुमने मेरे साथ निकाह क्यों किया? सनम पहली बार मुस्कुराई। तुम क्या समझते हो मिस्टर तैमूर फजल खान कि चालाकी और मकारी सिर्फ तुम्हें आती है? गेम प्लान करना सिर्फ तुम्हें आता है? नहीं नहीं, हमें भी गेम की प्लानिंग करनी आती है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी बात सुनकर वो चौंका था। अगर तुम्हें ये सब पता था तो फिर तुमने मेरे साथ निकाह ही क्यों किया? सनम तंजन हंसी। जिस तरह तुम्हारा कोई मकसद था, बल्कि इसी तरह मेरा भी एक मकसद है जो मुझे तुम्हारे साथ निकाह करके यहाँ तक लाया। और वह मकसद क्या है तुम्हारा? तुम्हें बर्बाद करना। यही मेरा मकसद है। तैमूर कुछ सोचते हुए बोला, ओके ऑल राइट, चलो फिर देखते हैं कि कौन अपने मकसद में कामयाब होता है और कौन नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। तैमूर उठ खड़ा हुआ। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो तुम मुझे मेरे बेड पर बैठी हुई ना मिलो। तैमूर मेरे बेड पर जोर देते हुए बोला, चलो मेरे आने से पहले पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
उसे कहता तैमूर वॉशरूम में चला गया। पीछे बेड पर बैठी सनम खान गुस्से से बोली, अल्लाह करे तुम वॉशरूम से कभी बाहर ही ना निकलो, धोखेबाज कहीं के। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी। मैं इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलूंगी। सनम गाल पर हाथ रखे गुस्से से फंकारी, मैं चाहती तो तुम्हें एक के बदले 10 थप्पड़ मारती और इसी वक्त तुम्हें सबक सिखा देती, लेकिन वही माँ बाप की बुढ़ापे और इज्जत का ख्याल आ गया और रुखसत करते वक्त माँ की बात याद आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए बस गुजारा करती रहना। अब यही अल्फाज इसके पाँव की जंजीर बन गए थे। वह बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी और तैमूर इसकी इसी मसलहत पसंदी को इसकी कमज़ोरी समझ रहा था। वह इन्हीं सोचों में गुम थी, तभी तैमूर कपड़े चेंज किए वॉशरूम से बाहर निकला। उसे अभी तक अपने बेड पर बैठे देखकर वो गुस्से से बोला, तुम अभी तक मेरे बेड से उठी नहीं। सनम अपना ड्रेस संभालती उठ खड़ी हुई। अब वो सामने खड़े तैमूर को देखते हुए बोली, ये बैठना हो गया कि शाही पलंग हो गया। इससे अच्छे अच्छे बेड देखे हैं मैंने अपने बाप के घर। हाँ तो जाकर अपने बाप के घर के बेड पर सो जाओ, ये मेरा बेड है, हटो अब सामने से। तैमूर उसे सामने से हटाता बेड पर सीधा लेट गया। सनम उसे खा जाने वाली नजरों से खड़ी देख रही थी। ऐसे क्या सर पर इजराइल की तरह खड़ी हो, जाओ यहाँ से, तैमूर ने उसे टोका। सनम पैर पटकती हुई कोने में रखे अपने सूटकेस के पास आई और इसमें से एक हल्का फुल्का सा सूट निकाल लिया, क्योंकि ये सूट बहुत भारी था। वो उसे संभाल नहीं पा रही थी, उसे उस सूट से बहुत उलझन हो रही थी। इसी वक्त तैमूर के मोबाइल पर वॉइस मैसेज आया। फरहान ने उसे वॉइस मैसेज भेजा था। तैमूर मोबाइल सामने किया, उसका मैसेज सुनने लगा। हाँ यार तैमूर, खैर खैरियत से घर पहुँच गया ना? और कुछ चाहिए तो नहीं? और जो कुछ भी चाहिए मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। तैमूर ने मैसेज सुनने के बाद कुछ टाइप किया और फिर फरहान को वॉइस भेजा। यार फरहान, मेरा एक काम कर देना प्लीज़, मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैंने इनके नाम व्हाट्सएप कर दिए हैं, प्लीज़ कल सुबह ये सारी चीज़ें ले आना, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँगा। थैंक यू सो मच। वॉइस मैसेज करने के बाद तैमूर मोबाइल टेबल पर रख रहा था, जब भी इसकी नज़र सामने खड़ी सनम पर पड़ी, जो अपने कपड़े लिए उसे ही खड़ी देख रही थी। इसे यूँ खुद को खड़े देखते पाकर वो तंजन बोला, ऐसे क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? क्या पहले कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा? इसकी बात सुनकर सनम भी तंजन हंसकर बोली, क्या कहा हैंडसम? और वो भी तुम? हद है वैसे, लोगों ने भी ना जाने कैसी कैसी खुशफहमियाँ पाल रखी हैं। मिस्टर, आपको ना खुशफहमी की बीमारी लग रही है। इससे पहले कि ये मजीद बीमारी बढ़ जाए, इसका फौरी तौर पर इलाज कराएं। हैंडसम। सनम उसे घूरती बड़बड़ाती वॉशरूम में घुस गई, जबकि पीछे तैमूर इसके जवाब पर तिल मिलाकर रह गया। वो सच में बहुत मुंहफट और बदतमीज लड़की थी। इसने तो सोचा था कि यहाँ लाकर उसे डरा धमका कर अपने काबू में रखेगा और ये वही करेगी जो वो कहेगा, लेकिन सब उल्टा पड़ गया था। वो काफ़ी थक गया था, इसलिए वो मजीद कुछ सोचे बगैर लाइट ऑफ करता, ब्लैंकेट ओढ़कर तकिए पर मुंह देता औंधा मुंह लेट गया था। थोड़ी देर बाद सनम कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकल आई। देखा कमरे की लाइट ऑफ थी और मसूफ पूरे बेड पर फैलकर सोया हुआ था। सनम चलती उसके पास आई और बोली, तुम बेड पर फैलकर सोए हुए तो मैं कहाँ सोऊंगी? इसकी बात सुनकर तकिए से सर उठाकर तैमूर ने उसे यूं अचंभे से देखा जैसे उसने कोई गलत बात कह दी हो। ऐसे क्या देख रहे हो? साइड पर हो जाओ, मुझे भी सोना है। किस खुशी में? तुम यहाँ नहीं सोओगी। व्हाट डू यू मीन? इसका क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ नहीं सोऊंगी तो फिर कहाँ सोऊं? मेरी बला से जहन्नुम में जाकर सो, लेकिन तुम यहाँ नहीं सोओगी। बस मैं अपने बेडरूम में तुम्हें मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है। और वैसे भी मैं अपना बेड किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। जब बर्दाश्त करने और बेड शेयर करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर निकाह क्यों किया था? देखो, मैं तुमसे इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे सोना है, बहुत थक गया हूँ। जो भी बहस करनी होगी सुबह कर लेंगे। अब जाओ यहाँ से। ये कहता वो दोबारा से तकिए में मुंह देकर सो गया। कहाँ जाऊँ मैं? मुझे नींद आ रही है, सनम चीखी। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? तैमूर लापरवाही से बोला। इतना बड़ा कमरा है, कहीं भी जाके सो सकती हो तुम, लेकिन मेरे पहलू में तुम्हें कभी भी जगह नहीं मिलेगी। और मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे पहलू में तुम्हारे साथ चिपक के सोने का। सनम ने जवाब दिया और कमरे में निकाह दौड़ाई। वहाँ सिर्फ एक कुर्सी के अलावा कुछ भी ना था जहाँ पर वो आराम से सो सकती, और चेयर पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आनी थी। भिखारी कहीं का, कमरे में सिर्फ एक सोफ़ा तक नहीं रखा उसने। सनम बड़बड़ाई। ये अलग बात थी कि तैमूर ने उसकी बड़बड़ाहट सुन रही और मुस्कुराया भी था, क्योंकि ये इसी की ही कारस्तानी थी, क्योंकि वो उसे ठंडे फर्श पर सुलाकर उसे सजा देना चाहता था। इसी ने ही इस कमरे से सोफे बाहर निकलवाए थे ताकि उसे मजबूरन ठंडे फर्श पर सोना पड़े। सनम ने नीचे ठंडे फर्श पर एक निगाह दौड़ ली। इस ठंडे फर्श पर वो कैसे सो पाएगी, लेकिन मजबूरी थी। मरती क्या न करती के मुस्ताक के मुताबिक उसने खुद को जैसे तैसे करके राज़ी कर लिया फर्श पर सोने के लिए। लेकिन अब मसला कंबल का था।
अच्छा ठीक है, लेकिन ओढ़ने के लिए कंबल तो दे दो। ठंड बहुत है, मैं इस ठंडे फर्श पर कैसे बगैर कंबल के सो पाऊंगी। इस कमरे में सिर्फ एक ही कंबल है जो मैंने ओढ़ा हुआ है। तुम अपना गुजारा कहीं से भी कर लो, मुझे मत जगाना वरना बहुत बुरा होगा। तुमसे अच्छे की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती, तुम हो ही बुरे इंसान। थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। आप मुझे सोने से सुकून से सोने दो। ये कहकर तैमूर ने कंबल पूरी तरह से कंबल से खुद को ढक लिया। सनम इसकी हरकत पर दांत पीस कर रह गई। उसने इर्द गिर्द ओढ़ने के लिए कोई चीज़ तलाश करना चाही, लेकिन कुछ भी न मिला। उसने कुछ सोचा और अपना सूटकेस खोलकर इसमें से अपनी चादर निकाली जो अनम ने उसके सूटकेस में डाल दी थी। शॉल उठाए वो उसके बेड तक आई। एक निगाह उसने सोए बेरहम शख्स पर डाली और तकिया उठा लिया। उसने तकिया फर्श पर रखा और खामोशी से फर्श पर लेटकर शॉल ऊपर ओढ़ लिया और आंखें मूंद ली। तैमूर की आंख अजान की आवाज़ से खुली थी। नमाज का वक्त हो गया था। वह जमाइयाँ लेता हुआ उठ बैठा। तभी ज़ीरो बल्ब की रोशनी में सामने ठंडे फर्श पर सोई सनम खान पर इसकी निगाह पड़ी, जो सर्दी की वजह से बिल्कुल सुकड़ी सिमटी हुई थी। शायद इसे बहुत सर्दी लग रही थी। ठंडे पर फर्श पर वो बेआरामी से सो रही थी। अगर वो पहले वाला तैमूर होता तो यकीनन उसे उस पर तरस आ जाता और उसे अपने बेड पर सोने का कह देता, लेकिन यह पहले वाला तैमूर हरगिज़ भी ना था। वह सनम खान के लिए अपने दिल में कोई भी हमदर्दी और रहम को एक तरफ थपकी देकर सुलाता उठ खड़ा हुआ। वो मेरे दुश्मन है और मैं उसके साथ कोई भी रहम और रियायत नहीं बरतूंगा। सोने दो इसे ऐसे ही, ताकि पता तो चले कि वो कहाँ है। इसी तरह इसकी अकड़ और अकल ठिकाने आएंगी। ये कहता वो वज़ू के लिए वॉशरूम में घुस गया। नमाज फ़जर अदा करने के थोड़ी देर के बाद चहलकदमी करने बाहर निकल गया। सनम की आंख खुल चुकी थी। वो जमाइयाँ लेती हुई उठकर बैठ गई। पूरी रात बस करवटें बदलती ही गुजरी थी। पूरा जिस्म जैसे अकड़ गया था और कमर में हल्का हल्का दर्द भी उठ रहा था। वो फर्श पर सोने की कहाँ आती थी। वो तो अपने बाबा की शहजादी थी। उसने कभी सोचा भी ना था कि इसकी ज़िंदगी में कभी ऐसे दिन भी आएंगे कि इसे यूं कभी ठंडे फर्श पर सोना पड़ेगा। जमाइयाँ लेते हुए उसकी नज़र बेड पर गई जो खाली था, कि वो जा चुका था। उसने कमरे में निगाह दौड़ाई, लेकिन वो कमरे में कहीं भी नहीं था। शायद बाहर गया हो, यही अंदाज़ा लगाती वो वॉशरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर वो नीचे किचन में आई तो किचन खाली था। उसने खाने के लिए कोई चीज़ तलाश करनी चाहिए, लेकिन बरसों से ये घर खाली पड़ा रहने की वजह से यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं था। सनम मायूस होती वहीं स्लैब के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसे बहुत भूख लगी थी। तैमूर घर पर नहीं था। शायद वो नाश्ता लेने गया हो। मैं यहीं इसका इंतज़ार कर लेती हूँ, यही सोचकर वो मुतमईन हो गई थी। थोड़ी देर बाद बाहर से खटके की आवाज़ आई। शायद तैमूर नाश्ता लेकर आ गया है। सनम ने यह सोचा और खुश हो गई। तैमूर सीधा किचन में चला आया। इसके हाथों में बहुत सारे शॉपर्स थे। वह फरहान उसे देखकर गया था। तैमूर ने सारे शॉपर्स स्लैब पर रख दिए। अब वह शॉपर खोलकर सामान देख रहा था और साथ में हिसाब भी लगा रहा था। स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ी सनम उसे खामोशी से देख रही थी। भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन नाश्ते का अभी तक कोई अता पता नहीं था। बिलाखिर वो अपनी अना को पसे पुश डालकर बोल पड़ी, नाश्ता कब तक आएगा? इसका सवाल सुनकर हिसाब करते तैमूर ने अचंभे से उसे देखा। किसका वेट कर रही हो? नाश्ता? नाश्ता कहाँ से आएगा? तुम लाओगे ना नाश्ता रेस्टोरेंट से? सनम आहिस्तगी से बोली। वाह! तैमूर ने हाथ में पकड़े दूध का डब्बा स्लैब पर रखकर फिर दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए उसे देखते हुए बोला, तो तुम ये सोचे बैठी थी कि तुम्हारे लिए नाश्ता लेने गया हूँ? सीरियसली? हाँ बिल्कुल, सनम ने सच्चाई से कहा। तैमूर तंजन हंसा। तो तुम ये समझ रही हो कि हम रेस्टोरेंट से ही रोज़ नाश्ता और खाना खाया करेंगे? तैमूर ने जैसे पूछा था। सनम ने सर हिलाया। मैं तुम्हें यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए लाया हूँ? मैं ये सारा सामान किस लिए लाया हूँ? क्या मतलब किस लिए लाया हूँ? मुझे क्या पता? सनम लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली। मतलब ये कि मोहतरमा सनम खान, मैं किचन का सौदा सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ कि आज से, बल्कि अभी से तुम ही किचन संभालोगी और नाश्ते से लेकर दिन और रात के खाने तक सब कुछ तुम्हें ही बनाना होगा। अब आई बात समझ में? व्हाट? सनम का मुंह खुल गया था इसकी बात पर। तुम कह रहे हो कि मुझे किचन संभालना होगा? जी बिल्कुल मोहतरमा, आपने सही सुना। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। भूखी बैठी रहो तुम ये। और वैसे भी तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना भूखा हड़ताल करने का और भूखा रहने का। तो यहाँ भी रह लेना, कोई इशू नहीं है। और तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए कोई फोर्स नहीं करने वाला, बिकॉज यहाँ तुम्हारा कोई खैर ख्वाह नहीं है। अगर भूखी मर जाओगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। तुम्हें मारने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तैमूर की बातें सुनकर सनम को शदीद गुस्सा आया था, लेकिन वो मसलहत से काम लेते हुए बोली, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं बनाना आता। क्या कहा? तैमूर इसकी बात सुनता इसके पास चलकर आया। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता।
तैमूर चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया, यहाँ तक कि सनम पीछे को होते बिल्कुल स्लैब के साथ जा लगी। अब तैमूर इसके दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखे इसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था, तुम कितने फ़ख्र से ये सब बता रही हो। मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा। घुड़सवारी कराना, बंदूक चलाना और मर्दों के कपड़े पहनकर लड़ने आना, बस यही काम आते हैं तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घरदारी नहीं सिखाई? हाँ, कहाँ से सिखानी होगी, सारी ज़िंदगी तो तुम हमें सताने की प्रैक्टिस करती रही होगी ना। तुम्हें वक्त भी कहाँ मिला होगा घरदारी सीखने का। तैमूर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चीरा किए एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा कर रहा था। सनम इसके इतने करीब आने पर झंझलाकर बोली, दूर रहकर भी बात हो सकती है, हटो मेरे सामने से। सनम ने उसके सीने पर दोनों हाथों का दबाव डालकर उसे पीछे को धकेला, जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बचा। इसकी हरकत पर तैमूर दांत पीस कर रह गया। वो पीछे को होते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। यह सारा कुछ रखा हुआ है, जो भी खाना है वो खुद बनाकर खा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी रेस्टोरेंट से नाश्ते वाली फरमाइशें पूरी नहीं करने वाला। ओके, जो भी बनाना है बना लो, खा लो मेरी बला से, एक ही बार जहर खाकर मर जाओ। ये कहता तैमूर किचन से निकल गया। सनम ने एक अफसोस भरी निगाह स्लैब पर रखी इन शॉपर्स पर डाली, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं बनाना आता था। अब क्या करती? उसने ऐसा कब सोचा था कि कभी इस पर ऐसे बुरे दिन भी आएंगे कि इसका किचन का मुंह देखना पड़ेगा। अब रह रहे के मोरे की बातें याद आ रही थी कि जब उसे ज़बरदस्ती किचन में ले जाकर डांटती थी और कहती थी कि कुछ सीख लो, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। और जवाब में वो माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर मज़े की कहती थी कि मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत ही क्या है, मैं सरदार की बेटी हूँ, जहाँ शादी करके जाऊँगी वहाँ का तो नौकरों की लाइनें लगी होंगी, मुझे कौन सा कुछ पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज ज़रूरत पड़ गई थी। अब वो खुद को कोस रही थी कि शायद अंडा पराठा ही बनाना सीख लेती तो आज ये भूखी तो बैठी ना रहती। सनम मायूस होकर किचन से बाहर लॉन में चली आई। मैं जानती हूँ ये बस मुझे सबक सिखाना चाहता है। चलो ठीक है, फिर जो मर्जी करो, मैं भी सनम हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूँ और वही करूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं वही करूँगी जो मेरा दिल आएगा। सनम खुद से अहद करते हुए बोली, लेकिन भूख से बुरा हाल था। वो लॉन में निकल आई थी। अब बेचैनी से इधर से उधर चक्कर काट रही थी जब उसे किचन में से आमलेट और पराठे की खुशबू आती महसूस हुई। वाह, कितनी ज़बरदस्त खुशबू है। लगता है कि वो जान गया है कि मैं कुछ नहीं बनाने वाली, तभी तो खुद ही बना रहा है। वैसे अच्छा ही बना रहा है, मैं भी खा लिया करूँगी। सनम खुश हो गई। थोड़ी देर इंतज़ार किया। जब अंदाज़ा हुआ कि नाश्ता तैयार हो चुका होगा तो किचन की तरफ चली गई। वो जो ही किचन में दाखिल तो उसके कदम सामने का मंजर देखकर थम गए। नज़र सामने टेबल पर गई, जहाँ मैं तैमूर मज़े से बैठा नाश्ता कर रहा था। इसके सामने अंडा पराठा और चाय से भरा मग रखा था, जो मज़े से नाश्ता कर रहा था, और साथ में टेबल पर रखे एक मोबाइल की स्क्रीन पर एक निगाह डाल लेता। सनम तमफन करती इसके सर पर आ खड़ी हुई। तैमूर ने सर उठाकर उसे सवालिया निगाहों से देखा। क्या है, क्यों सर पर सवार हुई हो खड़ी? तुमने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया? क्यों? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? मैंने कहा था कि जो खाना है खुद बना लो। ये मेरी रहमदिली ही थी कि तुम्हें ऐसी ऑफ़र की, वरना तो तुम इस रहम की भी हकदार नहीं हो। वो तो मैंने भी तुम्हें कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता, तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हारी खिदमत का कोई ठेका नहीं ले रखा, और वैसे भी तुम्हें यहाँ सज़ा देने के लिए आया था, ना कि तुम्हारी खिदमतें करने के लिए। तुम एक बावर्ची तो रख ही सकते हो ना? क्यों? क्यों रखा हूँ मैं वो बावर्ची? ताकि वो तुम्हें खाना बना कर दे। हरगिज़ भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं। और तुम मुझसे अपनी ऐसी डिमांड्स बनवाने का सोचना भी मत। ऐसे चुनचुने पसंदीदा बीवियों को ही अच्छे लगते हैं, और तुम मेरी पसंद की डिक्शनरी में कहीं भी नहीं हो। आई बात समझ में? मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी पसंदीदा बीवी बनने का। तैमूर ने पराठे का आखिरी नवाला मुंह में डाला और चाय के बड़े बड़े घूंट भरता मग खाली करके टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ। सनम उसे देखती रह गई। तैमूर टेबल से अपनी गाड़ी की चाबियां और मोबाइल फ़ोन उठाते हुए बोला, मैं फरहान के पास जा रहा हूँ। गेट में बाहर से बंद करके जा रहा हूँ। खबरदार जो तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कहता तैमूर किचन से निकल गया। सनम पीछे से चिल्लाई, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता तैमूर फजल खान, अल्लाह करे कि वहीं मर जाओ तुम। सनम बेबसी से टेबल पर रखी खाली प्लेट और मग को देखकर बोली, काश मुझे भी कुछ बनाना आता तो आज यूँ भूखा नहीं रहना पड़ता। भूख के हाथों मजबूर होकर उसने शॉपर टटोले कि शायद कोई फ्रूट वगैरह मिल जाए, लेकिन सवाई किचन के सामान की कोई खाने की चीज़ नहीं थी। वो मायूस होती कमरे में चली आई। भूख से निमटने का बस एक ही तरीका सुझाई दिया, और वो थी नींद। जब तक वो जितना वक्त हो सके उसे सोना चाहिए, ताकि वक्त तेज़ी से गुजर जाए। यही सोचती वह तैमूर के बेड पर पूरे हक के साथ फैलकर लेट गई। लेटते ही उसकी आंख लग गई। नींद भी ऐसी गहरी आई कि रात के 10 बज गए। भूख की वजह से पेट में हलचल हुई तो इसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, इसका मतलब था कि तैमूर अभी तक घर नहीं आया था। उसने लाइट ऑन की, पूरे कमरे में चारों तरफ निगाह घुमाई।
तैमूर नजर आया तो समझ गई कि वो अभी तक घर से बाहर है। भूख अब काबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। कुछ सोचती वो उठकर किचन में चली आई। अब क्या करूं मैं, भूख से बुरा हाल है। सनम पेट पर हाथ रखे हुए बोली, इस बेरहम इंसान से ये तवक्को रखना फजूल है कि वो मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आएगा। इसका बस चले ना तो मुझे अभी जान से मार डाले, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से नहीं मरूंगी और मुझे जीने के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। मुझे खाना बनाना सीखना होगा। तुम ये कर सकती हो सनम खान। सनम ने अपना कंधा थपथपाया। लेकिन कैसे? उसे याद आया कि निकाह की हड़बड़ी में वो अपना सेलफोन वहीं अस्तबल में रखकर भूल गई थी और फिर अचानक इसका निकाह हो गया और तैमूर के साथ यहाँ चला आए। मोबाइल तो इसे याद ही नहीं रहा था। अब पछता रही थी कि काश अपना मोबाइल ही साथ ले लेती। वो इसकी तन्हाई का दोस्त बन जाता और नेट से कुछ आसान सी खाने की रेसिपी भी सीख सकती थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? इसकी स्लैब पर निगाह पड़ी। शॉपर्स जूं के तूं वहीं स्लैब पर रखे थे। उसे सोचा और फिर शॉपर उठाकर फ्रिज में रखने लगी। शॉपर रखते हुए इसकी निगाह ब्रेड जैम पर पड़ी। ना होने से कुछ होना बेहतर था। उसने ब्रेड ली और इस पर जैम लगाने लगी। भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। अगर ऐसे में ब्रेड और जैम मिल गए थे तो ये भी उसके लिए नेमत खुदाबंदी से कम ना थी। उसने जल्दी से 3 ब्रेड लिए और उन पर जैम में लगाने लगी। 2 ब्रेड वो अब आन की आन में ही चट कर चुकी थी। अब ये आखिरी ब्रेड थी जो वो खा रही थी जब उसे बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। लगता है कि हिटलर आ गया। वो बाकी बची ब्रेड फ्रिज में के पीछे जाकर उठाए फ्रिज के पीछे जाकर बैठ गई और जल्दी जल्दी उसे खाने लगी। इस कोशिश में ब्रेड इसके गले में बुरी तरह से फंस चुकी थी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से खांसने लगी। सीने पर हाथ मारते हुए जल्दी से उठकर थोड़ा सा पानी पिया और बाकी की ब्रेड मुंह में डालकर उसे जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगी। तैमूर पानी पीने की गर्ज से सीधा किचन की तरफ ही आया था। उसने जो ही लाइट खोली, फ्रिज के पीछे से सनम खान एकदम नमूदार हुई। एक लम्हे के लिए तो बुरी तरह से डर ही गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं पानी पीने आई थी। सनम अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से इसके पास से गुजरकर किचन से तेजी से निकलने की कोशिश कर रही थी। जब भी तैमूर ने इसके बाजू से पकड़कर उसे सामने किया। अब वो यकटक उसे खुद को देख रहा था। उसे यूं खुद को देखते पाकर सनम गड़बड़ाई। ऐसे क्या देख रही हो? तैमूर ने अपना हाथ इसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, जहां चेहरे पर से होता हुआ इसके होंठों के पास आकर रुक गया। ये देखकर एक लम्हे के लिए सनम का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। तैमूर ने इसके होंठों को छुआ। ये क्या कर रहे हो तुम बदतमीज? दूर रहो मुझसे। सनम गलत अंदाजा लगाती झटके से उसे खुद से दूर किया। ओह, तब तुम ब्रेड और जैम से गुजारा कर रही हो? तैमूर उसके होंठों पर लगा ब्रेड का टुकड़ा उसे दिखाते बोला। अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होती सनम जो वो समझ रही थी वैसे कुछ भी नहीं था। उल्टा उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब वो खुद को कोस रही थी कि अपना मुंह अच्छी तरह से साफ क्यों नहीं किया था। हाँ तो क्या हुआ? जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा ना। तुम चाहते ही हो कि मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करूंगी। हटो मेरे सामने से। सनम अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे सामने से हटाती किचन से निकल गई। पीछे तैमूर खड़ा उसे जाते देखता रह गया। दूसरी तरफ एहतशाम खान ने कॉल करके जुबैदा और इब्राहिम को जल्दी जल्दी हवेली बुला दिया था। वो दोनों परेशानी में अपने बच्चों के साथ ये सोच कर आए कि न जाने क्या हो गया। उन्हें यहाँ पर आकर पता चला कि तैमूर का क्या कारनामा सर अंजाम दे चुका है। बाकी सब तो तैमूर के इस इक़दाम पर हैरत ज़दा थे। अलबत्ता दानिश को पहली बार तैमूर का कोई काम अच्छा लगा था। जैसे तैमूर ने यह सब करके उसके लिए और भी आसानी पैदा करती थी। अब वो भी मौका की तलाश में था कि कब उसे मौका मिला और वो भी तैमूर की तरह समान खान के घर जाकर अनम के निकाह करके अपने घर ले आए। किचन से पानी पीने के बाद वो लॉन में चला आया था। आज दिल बहुत उदास हो रहा था। दादी और बाकी सब घर वालों की बहुत याद आ रही थी। लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा वो आसमान पर चमकते सितारों को देख रहा था। फिर उसने अपने हाथ को दिखाया जिससे उसने सुंबल को थप्पड़ मारा था। इसे एकदम से शर्मिंदगी ने आंखेरा। क्या न जाने इसके इस इक़दाम से वो कितनी हर्ट हुई होगी। उसे सुंबल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना ख्याल रखती थी वो इसका। वो तब तक भूखी रहती थी जब तक वो खुद खाना ना खा लेता। मेरे इस रवैये के बाद न जाने इसका क्या हाल होगा। उसने सोचा कि वो कॉल करके सुंबल को सब कुछ बता देगा कि उसने सनम से क्यों और शादी की। इस तरह से वो मुतमईन तो कर सकता था ना। अब इसकी सोचें सनम की तरफ चली गई थी। आखिर उसने मुझसे शादी क्यों की जबकि वो सब कुछ जानती थी? आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? मुझे ये पता लगाना ही होगा। आसमान की तरफ देखते हुए वो एक अज़म से बोला, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है सनम खान। तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यारों को तकलीफ़ पहुंचाई। मैं तुमसे तुम्हारी की एक का हिसाब लूँगा। इस तरह तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें सरदार की बेटी। बार बार सुंबल का ख्याल आ रहा था। एहसास से शर्मिंदगी इतनी बड़ी कि वो उठकर कमरे में चलाया। कमरे में दाखिल होते सबसे पहली निगाह नीचे फर्श पर सोई ख्वाब खोश के मज़े लेती सनम पर पड़ी, जो दुनिया माफिया से बेखबर गहरी नींद में थी।
थप्पड़ के पानी खाने के बावजूद भी इसकी अकड़ और घमंड का तो वो तोड़ नहीं सका था। कितने आराम से सोई हुई है, इस जैसी ढीठ लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वह लाइट ऑन करता बेड पर जाकर बैठ गया। लाइट ऑन होने पर सनम कसमसाई। तैमूर ने एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद स्पीकर से सुंदर की बेचैन सी आवाज़ उभरी। हेलो तैमूर खान, ये तुम बात कर रहा है ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुमने फ़ोन तो किया। उधर हम सब बहुत परेशान था। बाकी सब परेशान था या फिर तुम? सुंबल की आवाज़ भुरा गई। तुमने हमारा साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम बहुत रो रहे हैं। तुमने हमारा साथ ऐसा क्यों किया? मंगनी हमारा साथ किया और शादी इस लड़की के साथ किया। देखो सुंबल, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये शादी अपनी किसी पसंदीदगी की वजह से नहीं की है। तो फिर क्यों की यह शादी? तैमूर ने पूरी कहानी सुना डाली। मैंने ये सब कुछ बस इससे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि जिस तरह से मैं उससे बदला लेना चाहता था, इस तर्ज अमल को देखते हुए मोरे बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रही थी। इसलिए मुझे ये सब प्लान करना पड़ा और इसे सजा देने के लिए यहाँ ले आया। और रही बात मंगेतर होने की, तो तुम अभी भी मेरी मंगेतर हो और शादी भी मैं तुमसे ही करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच। हमको यकीन नहीं आ रहा। हमको ये सुनकर बहुत खुशी हो रहा है। हम तुमको बता ही नहीं सकता। इसकी खनकती आवाज़ सुनकर तैमूर के बेचैन दिल को सुकून मिला था। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये बताओ कि तुम कब आ रहा है? मैं देखता हूँ, बहुत जल्द आ जाऊँगा, तो फिक्र ना करो। अच्छा, अब मैं सोने लगा हूँ, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। अरे हमारा बात तो सुनो। सुंबल उसे पुकारती रह गई, लेकिन तैमूर कॉल काट चुका था। उसने निगाह सोई हुई सनम पर डाली, जो अभी तक सोई पड़ी थी। वो इतना ऊंचा बोल रहा था कि इसकी जगह कोई और होता तो इसकी नींद ज़रूर ख़राब हो जाती, लेकिन इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। ऐसी इत्मीनान बख्श नींद। तैमूर से दिल बड़बड़ाया। मोबाइल साइड टेबल पर रखता वो बेड पर लेट गया। दोनों बाजू सर के नीचे किया, वह गहरी सोचों में डूब गया। समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इस शादी का क्या नतीजा होगा, ऐसे आगे क्या करना चाहिए। न जाने कब सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। सुबह जब सनम की आंख खुली तो उसने तैमूर को कमरे में मौजूद न पाया, तो समझ गई कि वो किचन में ही खड़ा अपने लिए नाश्ता बना रहा होगा। उसने जल्दी से अपने बालों को कैचर में बंद किया, दुपट्टे गले में डाले भागकर किचन में आई, क्योंकि रात को उसने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ बनाना सीख लेगी, चाहे वो अंडा ही क्यों ना हो। इससे वो जल्दी से किचन में चली आई ताकि वह तैमूर को अंडा बनाते हुए देख सके और सीख भी सके। पराठा वो बना चुका था, अब अंडा बनाने की तैयारी कर रहा था जब सनम भागती हुई किचन में दाखिल हुई थी। अंडा फेंटते हुए तैमूर ने चौंक कर अपने पीछे देखा, जहाँ सनम दुपट्टा गले में डाले, आधे बाल कैचर में बंधे और आधे बाहर निकले हुए थे, इसकी तरफ ही चली आ रही थी। तैमूर समझ गया कि यकीनन नाश्ते के लिए आ रही है। यही अंदाज़ा लगाकर वो सनम को देखते हुए बोला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशफहमी पालने का कोई बीमारी नहीं है। सनम इसके हाथों को देखते हुए बोली, जो तेज़ी से अंडा फेंट रहे थे। तो फिर क्यों आई हो इधर? देखने और सीखने आई हूँ कि अंडा पराठा कैसे बनाया जाता है। सनम इसके मुसलसल चलते हाथों पर नजरें लगाए हुए बोली थी। ओह, तो ये बात है। वैसे तो सब कुछ सीख लिया तुमने, बस खाना बनाना ही नहीं सीखा। ये लड़ाई मार कुटाई सब बचपन में ही सीख लिया था। सनम मसरूफ सी बोली, तो फिर खाना क्यों नहीं बनाना सीखा? क्योंकि मेरे बाबा कहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी वहाँ कराएंगे जहाँ नौकरों की लाइनें लगी होंगी। हाँ, और देख लो कितनी लाइनें लगी हैं नौकरों की। तैमूर से चिढ़ाते हुए बोले, जिस पर सनम दाल पीस कर रह गई। तेल गर्म देखकर उसने फ्राई पैन में अंडा डाल दिया था। जब वह पक चुका तो उसे प्लेट में डालकर चाय का भी कप में डाली और जाकर नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। अब वह मज़े से नाश्ता कर रहा था। सनम के मुंह में पानी भर आया। रात भी बस सूखी ब्रेड और जैम से गुजारा किया था। उसे यूँ मज़े से नाश्ता करते देखकर वह बोले बगैर नहीं रह सकती। क्या हो जाता जो एक बंडा पराठा मेरे लिए भी बना लेते, हाथ थोड़ी ना घुस जाते। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, आई बात समझ में? अगर नौकरों का इतना ही शौक है ना, तो बाप से कहो वो तुम्हारे लिए नौकरों की फौज भेज दे इधर। ये कहकर वो चाय का कप मुँह से लगा लिया। सनम उसे गुस्से से घूरती फ्रिज से अंडा निकालने लगी। तैमूर नाश्ता भी कर रहा था और साथ साथ में उसकी हरकतें भी देख रहा था, जो फ्राई पैन में तेल डालकर चूल्हा जला चुकी थी। अब वो अंडे को फेंटती जा रही थी, जैसे वो अंडा फेंट रही थी इस बस लस्सी से मक्खन निकाल रही हो। इसकी ये हरकत पर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो दूसरी तरफ चेहरा किया, मुस्कुरा दिया। उसने जो ही अंडा फ्राई पैन में डाला, अंडा फ्राई पैन में गिरते ही जलकर राख हो गया, क्योंकि वो तेल को हद से ज़्यादा गर्म कर चुकी थी। फ्राई पैन से धुएं निकलते देखकर उसने सवालिया निगाहों से तैमूर को देखा, जो किचन में धुआं भर जाने की वजह से खांस रहा था। चूल्हा बंद करो, क्या कर रही हो तुम? वो गुस्से से बोला तो सनम ने जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन जो ही अंडा बाहर निकाला तो इसका हशर बन चुका था। वो पूरा मुंह खोले अंडे को देखेगी। ये तो पूरे का पूरा जल गया यार।
इसके चेहरे के ज़ाविया देखकर तैमूर के लबों पर तबस्सुम बिखर गया, जिसे उसने छुपाने के लिए कप होंठों के सामने कर लिया। अंडा वापस फ्राई पैन में फेंकती दोबारा दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाती वहीं नीचे बैठ गई। क्या मुसीबत है यार, लगता है सना खान तुम्हारे दिन कुछ अच्छे नहीं गुजर रहे। हिम्मत नहीं हारी तुमने, वो खुद को हौसला देते हुए बोली। चलो फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही सोचती वो दोबारा से फ्रिज के पास से एक और अंडा निकाल लिया। तैमूर चाय का कप पकड़े उसे ही देख रहा था जो अंडा फेंटने में मसरूफ़ थी। कैचर से बाहर को निकले हुए बाल बार बार इसके चेहरे के सामने आ रहे थे, जिसे वो बार बार कलाई की मदद से पीछे को कर रही थी। अब की बार उसने फिर से चूल्हा फुल फ्लेम में ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से ऑयल फिर से तेज़ गर्म हो चुका था। इससे पहले कि पिछली बार की तरह अंडा इसमें डालकर उसे जला देती, तैमूर ना चाहते हुए भी बोल पड़ा, चूल्हे का फ्लेम धीमा करो वरना अंडा पहले की तरह जल जाएगा। स्लो फ्लेम में जब ऑयल नीम गर्म हो जाए तभी अंडा फ्राई पैन में डाल दो, और जब अंडा थोड़ा सा पक जाए तो उसे पलट दो। ये कहकर तैमूर ने चाय का आखिरी घूंट भरा और उठ खड़ा हुआ। सनम हैरानी से पीछे को मुड़ी उसे ही देखे जा रही थी। ये आज इसे क्या हो गया? ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है? और मेरी हेल्प क्यों की इसने? अगर इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो मुझे अंडा पराठा बनाकर देने में क्या तकलीफ़ हो रही है इसे? जब भी तैमूर ने इसे टोका, चूल्हा आगे जल रहा है ना कि पीछे, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा नुकसान कम से कम हो। अगर इसी तरह करती रही तो एक ही दिन में सारे अंडा बर्बाद कर दोगी तुम। ये कहता तैमूर किचन से निकल गया। सनम का सारा मूड का सत्यानाश हो गया था। जानती थी मैं ये कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं बन सकता। अभी भी उसे बस अपने नुकसान की पड़ी है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुछ और ही समझ बैठी थी। खड़ूस कहीं का। खैर छोड़ो, इसे अंडा बनाने की कोशिश करती हूँ। सनम सर छटकती अंडा बनाने लगी। इस बार वो कामयाब रही थी। इसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। थर्मस में तैमूर चाय बचा कर गया था। वो कप में डाली, साथ में वो ब्रेड भी उठा ली। अब वो नाश्ते की मेज़ पर बैठी अपना नाश्ता कर रही थी। कल रात की निस्बत ये बेहतर खाना था इसके लिए। नाश्ता करके जब वो कमरे में आए तो तैमूर कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो बेड पर बैठा जूतों के तस्मे बांध रहा था जब इसके मोबाइल पर कॉल आ गई। तैमूर ने नंबर देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि सलमान खान इसे फ़ोन कर रहा था। इसके पास मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से आया? मैंने तो इसे नहीं दिया था। न चाहते हुए भी वो कॉल अटेंड कर गया। मोबाइल कान से लगाते हुए तैमूर बेड से उठ खड़ा हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है तुम तैमूर बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, सब खैरियत है? और आपका मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? ओह बच्चे, ये दानिश ने दिया था हमको। हम तो हड़बड़ी में तुमसे तुम्हारा फ़ोन नंबर ही नहीं ले सका था। वो तो अच्छा हुआ कि दानिश ने कॉल किया तो उससे तुम्हारा फ़ोन नंबर ले लिया। ओह अच्छा, तो दानिश ने आपको नंबर दिया मेरा? हाँ बच्चे, और सुना, सब खैरियत है? हाँ बच्चे, सब खैरियत है। बस ही रिजान को सनम की बहुत याद आ रही थी। कह रही थी कि दिल बहुत उदास रहता है। इसकी तरफ से तो सोचा आज इससे बात करवा दूँ। कहाँ है सनम? जी मेरे सामने खड़ी है। तैमूर सनम को देखते हुए बोला। सनम ने चौंक कर तैमूर को देखा। यकीनन ये इसके बाबा की कॉल थी शायद। वो तेज़ी से तैमूर के पास आई। सनम इसके हाथ से मोबाइल झपट कर कान से लगाते बोली, जी बाबा की जान, कैसे हैं आप? ओह सनम बच्चे, कैसा है तुम? जी पापा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मोरे और अनम कैसी हैं? वो दोनों भी बहुत अच्छा है। ये लो आ गया तुम्हारा बहन और माँ। लो अपना माँ से बात करो। हेलो मोरे, कैसे हैं आप? आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश करता तैमूर उसे ही देख रहा था जो माँ बाप से बात करते हुए बहुत खुश हो रही थी।